जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली राफेल F4 स्टैंडर्ड को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको वो अपडेट तो हमने दे ही दी, जहां पर आपको पता होगा कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक प्रपोजल भारत के रक्षा मंत्रालय के सामने रखा गया है, जहां पर 114 फाइटर्स की खरीद को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि ये प्रपोजल इस समय इवैल्यूएशन से गुजर रहा है और रक्षा मंत्रालय के जो विभिन्न अंग हैं वो इस समय इसको रिव्यू कर रहे हैं। पहले इसे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है उसके सामने रखा जाएगा, फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जो अप्रूवल है उसके लिए रखा जाएगा और फिर आगे प्रोग्राम बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी डिबेट ट्रिगर हो गई है। आखिरकार यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल है और डिफेंस एंथुजियास्ट ये जानना चाहते हैं कि क्या हम पुराने राफेल F4 स्टैंडर्ड के लिए खाली जा रहे हैं या हमारी नज़र राफेल F5 स्टैंडर्ड पे भी होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये डील 2026 में भी फाइनलाइज करी जाती है तो पहला एयरक्राफ्ट 2030 के पहले नहीं मिलेगा और 2030 से लेकर 32 का टाइम काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि इसी टाइम पे राफेल F5 स्टैंडर्ड को ऑपरेशनल किया जाएगा। तो लोगों के मन में सवाल है कि क्या भारत राफेल F4 के साथ जाएगा पूरी तरीके से, या फिर राफेल F5 के साथ जाएगा, या फिर इनकी मिक्स्ड फ्लीट हमें देखने को मिलेगी। देखिए, राफेल F4 स्टैंडर्ड की बात करें तो ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इसमें हमें काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट हैं F3R की तुलना में वो देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम राफेल F4 स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इनके डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। इसमें एवियोनिक्स को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई हैं, सेंसर्स को काफ़ी मेजर अपग्रेड मिले हैं, कुछ नए वेपन सिस्टम जो हैं जिसमें मीका NG और दूसरे जो मिसाइल सिस्टम है वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके बाद इनकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे पास राफेल F5 स्टैंडर्ड के दरवाजे भी भविष्य में खुले होंगे, जो कि राफेल F4 का सक्सेसर है। और डिफेंस एंथुजियास्ट की बात माने या डिफेंस एनालिस्टों की बात माने तो यहाँ पर उनका मानना है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर होगा ये 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम करेगा या फिल करने का काम करेगा। दो स्टैंड आउट फीचर हमें जो F5 स्टैंडर्ड में देखने को मिल सकते हैं वो होने वाला है M88 T-Rex। जी हाँ, अभी मौजूदा जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है ये M88 इंजन से पावर्ड है, लेकिन M88 T-Rex M88 की तुलना में ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेंगे और हायर थ्रस्ट जो है इनकी एफिशिएंसी को काफ़ी इंप्रूव करेगा और फ्यूचर मिशन प्रोफाइल के लिए इनकी जो एडॉप्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दूसरा स्टैंड आउट फीचर जो हमें देखने को मिलेगा F5 स्टैंडर्ड में वो होगा UCAP का इंटीग्रेशन। राफेल F5 स्टैंडर्ड के पास ये एबिलिटी होगी कि वो अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल को सीमलेस इंटीग्रेट करने में या ऑपरेट करने में सक्षम होगा, और इसका जो कह सकते हैं पूरा का पूरा मिशन कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी चेंज होगी। यहाँ पर जो UCAP की हम बात कर रहे हैं वो 10 टन से अधिक वजनी होने वाले हैं और इफेक्टिवली राफेल F5 के जो कि मदरशिप की भूमिका निभाएगा वो अपने इन लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को जो हाई इंटेंसिटी बैटल्स हैं या हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस है वहाँ पर भेज करके एनिमी के एयर डिफेंसेस को तबाह करने का काम कर सकता है। और अब जानते हैं कि क्यों राफेल F5 स्टैंडर्ड भारत के लिए ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है और क्यों हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, राफेल F5 के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं। पहला होगा लॉन्ग टर्म रिलेवेंस, मतलब कि ये है कि अगर हम इन्हें 2030 के दशक में भी इंडक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि तभी इंडक्शन पॉसिबल है, तो ये कटिंग एज एसेट भारत को 2040 के दशक और 2050 के मध्य तक काफ़ी हद तक एक डोमिनेंस देंगे अपने एयर स्पेस पे, और भारत के पास जो एयर सुपियोरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इनकी सर्वाइबिलिटी को भी काफ़ी इन्हांस किया गया है और उसका बेनिफिट भारत को मिलेगा। UCAP टीमिंग जो है ये भारत को एक एक्सपेंडेड स्ट्राइक रीच प्रदान करेगी। वही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट हो गया, वो जो हाई रिस्क मिशन है उसमें हमारी काफ़ी मदद करेंगे। इसके अलावा सुपीरियर पावर प्लांट, जैसा कि हमने कहा कि M88 T-Rex यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसकी जो पावर प्लांट है, इसका जो थ्रस्ट लेवल है ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और इसका बेनिफिट भारत को ज़रूर मिलेगा। अब रही बात F4 स्टैंडर्ड की, तो F4 स्टैंडर्ड हमारे पास पहले से अवेलेबल थे। अगर यही करना था तो फिर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था, और जैसे ही F5 स्टैंडर्ड सर्विस में इंडक्ट होंगे ये आउटडेटेड हो जाएंगे, और इसीलिए हमें F4 से F5 पे अपग्रेड करने से अच्छा है कि सीधा हम F5 की तरफ ही जाएं, ताकि बीच में ये जो अपग्रेड की प्रक्रिया है उसको हम स्किप करके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके तरफ ही देखें। तो इसी को लेकर इस समय इंटरनेट मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट ट्रिगर हुई है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमें राफेल F4 की तरफ जाना चाहिए या राफेल F5 की तरफ जाना चाहिए, या फिर हमें इनकी जो कंबाइंड फ्लीट है उसके तरफ देखना चाहिए, वो ज़्यादा सेंस बनाती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 के नेवल वेरिएंट को लेकर के। क्या अब भारतीय वायुसेना के लिए SU-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट या SU-57E ऑफर करने के बाद अब रूस भारत के साथ SU-57 का नेवल वेरिएंट बनाना चाहता है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। हाल ही में रशियन मीडिया हाउसेस ने अभी हाल ही में बयान जारी किया, जहां पर उन्होंने मीडिया संस्थान IDRW से बात करते हुए कहा कि रूस का प्रस्ताव सिर्फ SU-57E तक सीमित नहीं है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जाना है। बल्कि उनका प्लान तो ये भी है कि SU-57 स्टेल्थ फाइटर को एक कैरियर बॉर्न वेरिएंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये प्रोग्राम भारतीय नौसेना की जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और स्पेशलाइज्ड जो दूसरा सिस्टम है उनको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि इनको कैरियर बॉर्न फाइटर के तौर पर यूज़ किया जा सके। ये प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब भारत और रूस के बीच में SU-57 को लेकर बातचीत काफ़ी लंबे समय से चल रही है, या यूँ कह लें जो अभी एरो इंडिया 2025 था उसके बाद से ये चीज़ें चरम पर हैं। हालांकि इसके पहले भी भारत FGFA का हिस्सा रह चुका है, लेकिन भारत ने 2018 में खुद को इससे बाहर कर लिया था। उस समय परफॉर्मेंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और कुछ आपसी मनमुटाव इसके कारण थे, जिसके चलते भारत ने अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर किया था। लेकिन अब रूस साम दाम दंड भेद हर प्रकार से भारत को इस प्रोग्राम में वापस लेकर आना चाहता है। रूस का प्रयास यही है कि जो नेवल वेरिएंट वो इस समय प्रपोज कर रहे हैं उसमें फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज तो सेम रहने वाली हैं, बस यहाँ पर भारतीय नौसेना की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको विशेष तौर पर पूरा किए जाने का जो प्रयास है वो उनके तरफ से किया जाएगा। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। इनफैक्ट भारत की तरफ से नेवल वेरिएंट को लेकर कोई जवाब भी नहीं दिया गया है। लेकिन आपको जानना होगा कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना हमें सुनने में लग रहा है। जब भी हम एक कैरियर बॉर्न फाइटर की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एयरफोर्स वेरिएंट या लैंड वेरिएंट से बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले तो इसको स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट से गुजरना पड़ेगा, इसका अंडर कैरेज, दूसरी चीज़ें इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि जो कैटपल असिस्टेड लॉन्चेस हैं या असिस्टेड लैंडिंग है इनको ये विथस्टैंड कर सके। इसके अलावा जो कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है मैरीटाइम एनवायरनमेंट के लिए उनको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हमें एरोडायनेमिक एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें फोल्डिंग विंग्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, और जो स्टेबलाइजर्स है या इसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ें जो है उनको भी यहाँ पर हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि हमें एयरफोर्स वेरिएंट में नहीं करना पड़ता। रही बात प्रोपल्शन की तो उसमें हमें अपग्रेड करना होगा। ये चीज़ें फिलहाल AL-41 F1 के साथ थोड़ा कम कह सकते हैं सूटेबल हैं, लेकिन अगर आने वाले भविष्य में AL-51 का अपग्रेड मिल जाता है तब चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाती हैं, और एवियोनिक और सेंसर अपग्रेड तो यहाँ पर जाहिर सी बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।